काश तुम बेवफा न होते। एपिसोड 12। दोस्तों, इस कहानी को पूरी गहराई से समझने के लिए कहानी के पिछले एपिसोड जरूर देखिए। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी ताकि आप वहां से भी जाकर इस कहानी की पूरी सीरीज को एंजॉय कर सकते हैं। नर्स ने मल्लिका को एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दिया। धीरे धीरे मल्लिका की आंखें बंद होने लगीं। उसका हाथ जिसने राज को पकड़ा हुआ था ढीला पड़कर नीचे गिर गया। उसे अंदर ले जाया गया और ऑपरेशन थिएटर का लाल बल्ब जल उठा। बाहर गलियारे में राज अकेला बैठा था। उस सन्नाटे में उसे मल्लिका की वो बातें याद आ रही थीं जब वह उसे अपना सब कुछ मानती थी। उसे वो रात याद आई जब उसने धारा के विश्वास को तोड़ा था। करीब 1 घंटे बाद डॉक्टर बाहर आया। सब हो गया है, मरीज को होश आने में थोड़ा समय लगेगा, आप फॉर्मेलिटीज पूरी कर लीजिए। राज ने पैसे दिए और वहां से बाहर निकलकर ताजी हवा में सांस ली। उसने वह फर्जी कॉन्ट्रैक्ट जिस पर मल्लिका के साइन थे अपनी जेब से निकाला और उसे वहीं एक कोने में जला दिया। उसकी राख हवा में उड़ गई, ठीक वैसे ही जैसे मल्लिका के सपने उड़ने वाले थे। मल्लिका जब ऑपरेशन थिएटर से बाहर आई तो उसका शरीर पूरी तरह टूट चुका था। एनेस्थीसिया का असर धीरे धीरे कम हो रहा था, लेकिन कमजोरी इतनी ज्यादा थी कि वह अपनी आंखें तक नहीं खोल पा रही थी। उस सन्नाटे भरे अस्पताल के ठंडे कमरे में मल्लिका ने कांपते हुए राज का हाथ थाम लिया। मल्लिका के चेहरे की रंगत उड़ चुकी थी। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, राज, मुझे छोड़कर मत जाना। मुझे बहुत ठंड लग रही है, बहुत दर्द हो रहा है। राज ने घड़ी देखी। शाम के 7 बज रहे थे। वह चाहता था कि मल्लिका को नर्सों के भरोसे छोड़कर घर भाग जाए, लेकिन मल्लिका की हालत देख उसे डर लगा कि अगर रात में इसे कुछ हो गया तो पुलिस और बदनामी का मामला सीधा उस पर आएगा। डॉक्टर ने भी साफ कह दिया था, पेशेंट की हालत नाजुक है, ब्लीडिंग ज्यादा हुई है, रात भर किसी अपने का पास रहना जरूरी है। राज ने एक गहरी सांस ली। उसे एक साथ 2 मोर्चों पर लड़ना था। एक तरफ मल्लिका की यह जानलेवा हालत और दूसरी तरफ घर पर धारा का इंतजार। राज ने कमरे से बाहर निकलकर धारा को फोन लगाया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जैसे ही धारा ने फोन उठाया, राज ने अपनी आवाज को बहुत थका हुआ और परेशान बनाया। हेलो धारा, सुनो, मैं आज रात घर नहीं आ पाऊंगा, राज ने बिना रुके कहा। क्यों राज, सब ठीक तो है ना? आप कहाँ हैं? धारा की आवाज में फौरन चिंता झलकने लगी। हाँ, सब ठीक है। दरअसल हमारे फैक्ट्री वाले गोदाम में अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लग गई है। नुकसान बहुत हुआ है और पुलिस इन्वेंट्री बना रही है। मुझे पूरी रात यहीं रुकना पड़ेगा। माँ को संभाल लेना और कहना कि फिक्र न करें, मैं सुबह होते ही पहुंच जाऊंगा। धारा एक पल के लिए खामोश रही, फिर बोली, अपना ध्यान रखिएगा राज। क्या मैं वहां आ जाऊं आपकी मदद के लिए? नहीं नहीं, राज लगभग चिल्लाया, यहाँ बहुत अफरा तफरी है, तुम बस घर पर रहो, मैं सुबह मिलता हूँ। राज ने फोन काट दिया और दीवार के सहारे टिक गया। उसे अपने ही झूठ से घिन आ रही थी, लेकिन उसके पास कोई रास्ता नहीं था। राज वापस मल्लिका के कमरे में आया। मल्लिका को हल्का बुखार था। वह बेहोशी की हालत में राज का नाम बुदबुदा रही थी। राज ने एक कुर्सी खींचकर उसके बेड के पास लगा ली। अस्पताल के उस पुराने पंखे की चरचर की आवाज और मल्लिका की भारी सांसों के बीच राज को पूरी रात जागकर गुजारनी थी। उसने खिड़की के बाहर देखा, जहां काली रात और भी गहरी हो रही थी। उसे लग रहा था जैसे वह खुद एक जेल में कैद हो गया है। रात के 2 बजे मल्लिका की नींद खुली। उसने राज को अपने पास बैठा देखा तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे इस बार ये यकीन हो रहा था कि राज उसे सच में प्यार करता है। राज, तुमने मेरा साथ नहीं छोड़ा, मुझे लगा तुम चले जाओगे। राज ने बिना किसी भाव के उसके सिर पर हाथ रखा। सो जाओ मल्लिका, तुम्हें आराम की जरूरत है। राज के मन में प्यार नहीं बल्कि एक अजीब सा खौफ था। वह मल्लिका के चेहरे को देख रहा था और सोच रहा था कि इस एक रात के झूठ की कीमत उसे आगे जाकर क्या चुकानी पड़ेगी। वह सोच रहा था कि क्या धारा कभी उस आग का सच जान पाएगी जो फैक्ट्री में नहीं बल्कि राज की जिंदगी में लगी थी। जैसे जैसे सुबह की पहली किरण खिड़की से अंदर आने लगी, राज की बेचैनी बढ़ती गई। उसे अब मल्लिका को छोड़कर घर निकलना था। मल्लिका अब थोड़ी बेहतर थी, लेकिन उसकी नजरें राज को ऐसे देख रही थीं जैसे उसने राज को हमेशा के लिए अपना बना लिया हो। राज उठा और अपना जैकेट ठीक करते हुए बोला, मल्लिका, अब मुझे जाना होगा। नर्स तुम्हारा ध्यान रखेगी। मैं ऑफिस पहुंचकर तुम्हें फोन करूंगा। मल्लिका ने उसका हाथ पकड़ा और धीरे से मुस्कुराई। तुमने साबित कर दिया राज कि तुम आज भी मुझसे प्यार करते हो। अब हमारी नई जिंदगी शुरू होगी ना? तुम फिक्र मत करो मल्लिका, मैं सब ठीक कर रहा हूँ। जैसे ही राज ने मल्लिका का हाथ छोड़कर दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए, कमरे का पुराना पंखा अचानक जोर जोर से हिलने लगा।
राज को लगा कि शायद उसे चक्कर आ रहा है, लेकिन तभी जमीन के नीचे से एक भयानक गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी। अगले ही पल अस्पताल की जर्जर दीवारें कांपने लगीं। खिड़कियों के शीशे कड़कड़ाकर टूटने लगे और मल्लिका के बेड के पास रखा ड्रिप स्टैंड फर्श पर गिर गया। राज, यह क्या हो रहा है? मल्लिका चीखी। वह इतनी कमजोर थी कि बेड से उठ भी नहीं पा रही थी, बस बेबस होकर देख रही थी। राज चिल्लाया, भूकंप! मल्लिका, भागो! लेकिन वो भूल गया था। मल्लिका के लिए भागना इतना आसान नहीं था। जमीन इतनी जोर से डोल रही थी कि राज भी दीवार से जा टकराया। अस्पताल की छत से प्लास्टर गिरने लगा और चारों ओर धूल का गुबार छा गया। गलियारे से लोगों की चीख पुकार सुनाई देने लगी। अस्पताल की पुरानी इमारत कुदरत के इस वार को झेलने की ताकत नहीं रखती थी। राज ने हिम्मत जुटाई और मल्लिका की ओर लपका ताकि उसे गोद में उठाकर बाहर ले जा सके। शायद इंसानियत थी या प्यार, जो भी था वो अकेले नहीं भागा। वो मल्लिका के पास आया था। अभी उसने मल्लिका को बाहों में भरा ही था कि अचानक एक कान फोड़ देने वाली आवाज आई। अस्पताल की छत का एक बड़ा हिस्सा भरभरा कर नीचे गिर पड़ा। धूल, सीमेंट और मलबे के बीच सब कुछ ओझल हो गया। राज और मल्लिका उस मलबे के नीचे दब गए। राज का पैर एक भारी बीम के नीचे फंस गया था और मल्लिका उसके नीचे दबी हुई थी। कुछ देर तक तो भयानक चीख पुकार हो रही थी। दूसरे मरीज और उनके रिश्तेदार अपनी जान बचाने की गुहार लगा रहे थे। इन चीख पुकार के बाद चारों ओर सन्नाटा छा गया। सिर्फ कहीं दूर से एम्बुलेंस के सायरन और लोगों के रोने की आवाजें आ रही थीं। राज ने आंखें खोलने की कोशिश की। उसके सिर से खून बहकर उसकी आंखों में जा रहा था। मल्लिका, मल्लिका, तुम ठीक हो? उसने कांपती आवाज में पूछा। मल्लिका की ओर से कोई जवाब नहीं आया। वह बेहोश हो चुकी थी। इधर शहर के दूसरे कोने में धारा और राजलक्ष्मी जी घर के बाहर खुले मैदान में खड़े थे। झटका तेज था, लेकिन उनका इलाका सुरक्षित था। यहाँ के घर न सिर्फ मजबूत थे बल्कि नए स्ट्रक्चर से बनाए गए थे। धारा का दिल किसी अनहोनी की आशंका से बैठा जा रहा था। उसने पागलों की तरह राज को फोन करना शुरू किया। फोन नहीं लग रहा माँ, राज ने कहा था। वो फैक्ट्री के गोदाम में है, धारा रोते हुए बोली। राजलक्ष्मी जी ने तुरंत फैक्ट्री के मैनेजर को फोन लगाया। मैनेजर की बात सुनकर उनके हाथ से फोन छूट गया। क्या हुआ माँ? धारा ने घबराकर पूछा। राजलक्ष्मी जी की आवाज रूंध गई। मैनेजर कह रहा है कि फैक्ट्री में कोई आग नहीं लगी थी, वहाँ सब ठीक है। राज वहाँ गया ही नहीं। धारा के पैरों तले जमीन खिसक गई। भूकंप से ज्यादा बड़ा झटका उसे राज के झूठ ने दिया था। अगर राज फैक्ट्री में नहीं था तो वह इस वक्त कहाँ था और क्या वह सुरक्षित था? भूकंप तो आकर चला गया, मगर धारा का भरोसा ऐसे हिला था कि राजलक्ष्मी जी की बातें भी उसे नहीं संभाल रही थीं। मैंने कभी उन्हें किसी चीज से नहीं रोका, फिर उन्होंने ऐसा झूठ क्यों बोला हो? धारा ने राजलक्ष्मी जी से पूछा। राजलक्ष्मी जी का मन अब अपने बेटे के धोखे की ओर जा रहा था। वह धारा को तो संभालने की कोशिश कर रही थी, मगर अपने मन को नहीं संभाल पा रही थी। राज का फोन ना लगना धारा को दोहरा परेशान कर रहा था। एक तो राज की चिंता, दूसरा उसका बोला गया झूठ। वो कांप रही थी। बिजली काफी देर बाद आई तो धारा ने समाचार लगा दिया। शहर के बाकी इलाके में भूकंप का कहर देख उसको राज की चिंता होने लगी थी। ऐसे वक्त में गौतम ने धारा को संभाला। उसने न सिर्फ भरोसा दिलाया कि राज का पता लगाएगा, बल्कि धारा को भी काफी हद तक शांत कराया। कुछ घंटों बाद रेस्क्यू टीम उस सुनसान अस्पताल के मलबे तक पहुंची। अस्पताल की हालत पहले ही जर्जर थी, अब तो बस वहां मलबे का ढेर बचा था। गौतम ने अपने लोगों से राज के मोबाइल की लास्ट लोकेशन पता की तो उस अस्पताल का लोकेशन आया। वह जब वहां जाने के लिए निकलने लगा, धारा, राज का लोकेशन ट्रैक हो गया है, मैं उसे लेकर आता हूँ। धारा ने जिद की, मैं भी चलूंगी, जब तक राज को देख ना लूं मेरा मन यहाँ नहीं लगेगा। धारा, बाहर अभी हालत ठीक नहीं। नहीं, मैं भी चलूंगी। धारा उठकर खड़ी हो गई। गौतम धारा को लेकर उसे अस्पताल की ओर बढ़ा। जब वह दोनों अस्पताल तक पहुंचे, धारा का दिल और दिमाग कई सारे ख्याल बुन रहा था। धारा जब गौतम के साथ वहां पहुंची तो मलबा हटाने का काम चल रहा था। यह मंजर भयानक था। अस्पताल की पुरानी इमारत ताश के पत्तों की तरह ढह चुकी थी। राहत और बचाव जोरों पर था। हर तरफ एम्बुलेंस के सायरन और अपनों को ढूंढते लोगों का विलाप गूंज रहा था। धारा पागलों की तरह भीड़ को चीरती हुई आगे बढ़ी। उसके पैर मलबे और कांच के टुकड़ों पर पड़ रहे थे, पर उसे दर्द का एहसास नहीं था। वहां मलबे के पास कुछ नर्सें और स्टाफ के लोग खड़े थे जो मौत के मुंह से बचकर निकले थे। वे आपस में फुसफुसा रहे थे। पुलिस एक लिस्ट बना रही थी। अस्पताल के रिकॉर्ड और वहां मौजूद नर्सों ने पुलिस को बताया कि एक जोड़ा कल रात से यहाँ था और उन्होंने गर्भपात कराया था।
धारा के कानों में ये बातें आ तो रही थी, मगर वह ये सोच रही कि ये किसी जोड़े की बात कर रहे हैं और राज तो अकेले होगा। एक और नर्स दूसरी से कह रही थी, वो जो जोड़ा कल रात से यहाँ था, वो वार्ड बी के मलबे में दबा है। उन्होंने कल रात ही गर्भपात कराया था। बेचारे। पति पूरी रात अपनी पत्नी का हाथ थामे बैठा रहा। धारा के कानों में ये बातें पड़ तो रही थीं, लेकिन उसका दिमाग इन्हें स्वीकार करने को तैयार नहीं था। उसने सोचा, बेचारा जोड़ा, इस हादसे में क्या क्या देखना पड़ रहा है लोगों को। उसे पूरा यकीन था कि उसका राज तो अकेला होगा, शायद किसी मीटिंग के सिलसिले में वहां से गुजर रहा होगा। धारा ने अपने फोन से राज की तस्वीर निकाली और कांपते हाथों से सबको दिखाने लगी। आपने इन्हें देखा है? यह राज हैं, राजवर्धन राणा। प्लीज बताइए, क्या इन्हें बाहर निकाला गया? धारा हर सिपाही, हर नर्स के पास जाकर गिड़गिड़ा रही थी। गौतम जी, देखिए ना, कोई कुछ बता क्यों नहीं रहा? गौतम बेबसी से धारा को देख रहा था। उसे धारा की उस अटूट श्रद्धा और विश्वास पर दया आ रही थी, जो अब कुछ ही पलों में राख होने वाला था। तभी वही नर्स, जिसकी बातें धारा ने अनसुनी कर दी थीं, धारा के पास आई। उसने राज की तस्वीर देखी और उसकी आंखों में एक अजीब सी पहचान कौंधी। अरे, यह तो वही हैं जो अंदर फंसे हैं। नर्स ने चिल्लाकर पुलिस वाले को इशारा किया। फिर उसने धारा की तरफ सहानुभूति से देखा और कहा, घबराइए मत बहन जी, आपके पति बहादुर हैं। इन्होंने अपनी पत्नी को कल ही यहाँ भर्ती कराया था और रात भर उनका ख्याल रखा। गर्भपात के बाद उनकी पत्नी बहुत कमजोर थी, इसलिए ये उन्हें छोड़कर कहीं नहीं गए। धारा के चेहरे से खून जैसे निचोड़ लिया गया हो। उसके हाथ से फोन गिर गया। पत्नी? कौन पत्नी? धारा की आवाज गले में ही फंस गई। मैं उनकी पत्नी हूँ। नर्स चौंक गई। उसने धारा को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर झिझकते हुए बोली, पर इनके साथ जो महिला थी, उन्होंने अपना नाम मल्लिका बताया था। सर ने खुद फॉर्म पर साइन किए थे। वो अंदर एबॉर्शन वार्ड में साथ ही थे जब छत गिरी। धारा को लगा जैसे पूरी दुनिया गोल घूम रही है। नर्स के शब्द उसके कानों में हथौड़े की तरह बज रहे थे। एबॉर्शन, मल्लिका, पूरी रात साथ थे। गौतम ने आगे बढ़कर धारा को संभाला, लेकिन धारा की आंखों से आंसू भी नहीं निकल पा रहे थे। वह बस उस मलबे की ओर देख रही थी, जहां से अब राज को बाहर निकाला जा रहा था। उसका विश्वास उस अस्पताल की इमारत से भी बुरी तरह ढह चुका था। मलबे के उस ढेर के पास हवा में धूल और मौत का सन्नाटा पसरा था। रेस्क्यू टीम के लोग मशीनों और हाथों से पत्थरों को हटा रहे थे। धारा दूर एक कोने में घुटनों के बल बैठी थी। उसके होंठ कांप रहे थे और आंखों से बहते आंसू सूखकर गालों पर जम चुके थे। तभी अचानक एक बचाव दल का आदमी जोर से चीखा, मिल गए, दोनों यहाँ नीचे दबे हैं, जल्दी आओ। वह आवाज सुनते ही धारा के शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। वह बदहवास होकर उठी और उस मलबे के ढेर की ओर दौड़ पड़ी। उसे न तो पत्थरों की परवाह थी, न ही अपनी जान की। मैम, रुकिए, वहां मत जाइए, अभी मलबा और गिर सकता है। एक सिपाही ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन धारा ने उसे झटक दिया। वह किसी की सुनने की स्थिति में नहीं थी। उसके पैर खून से लथपथ थे, लेकिन उसका लक्ष्य सिर्फ राज था। जैसे ही वह उस जगह पहुंची जहां रेस्क्यू टीम काम कर रही थी, उसकी सांसें थम गईं। मलबे के एक छोटे से हिस्से को हटाया गया था। नीचे जो नजारा था, उसने धारा की रूह को कंपा दिया। मल्लिका बेहोश पड़ी थी, उसका चेहरा धूल से भरा था और उसका राज मल्लिका के ऊपर ढाल बनकर गिरा हुआ था। राज ने अपनी बाहों से मल्लिका को सुरक्षित रखने की कोशिश की थी। शायद उसी कोशिश में छत का बोझ खुद पर झेल लिया था। दोनों के हाथ एक दूसरे के बेहद करीब थे, जैसे आखिरी वक्त में भी वे साथ रहना चाहते हों। धारा वही पत्थर की तरह जम गई। वह राज को बचाने के लिए दौड़ी थी, लेकिन यह देखकर कि राज अपनी जान किसी और को बचाने में लगा रहा था, उस औरत को जिसके बारे में नर्स ने अभी अभी कड़वा सच बताया था, धारा के अंदर का सब कुछ टूटकर बिखर गया। धारा धीरे से वहीं नीचे बैठ गई। उसके सामने उसका पति था, जो शायद मर चुका था या मर रहा था, लेकिन वह उसे छूने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। गौतम पीछे से भागता हुआ आया और धारा के कंधे पर हाथ रखा। धारा, देखो, राज मिल गया है। डॉक्टर, जल्दी आइए। धारा ने राज की ओर देखा। वह राज को उठाने के लिए हाथ बढ़ाना चाहती थी, पर नर्स की वो बातें कानों में गूंज रही थीं। इन्होंने अपनी पत्नी का अबॉर्शन कराया है। उसने देखा कि राज की पीठ पर गहरे घाव थे और उसका सिर मल्लिका के कंधे पर टिका था। वह आदमी, जिसे धारा अपना भगवान मानती थी, आज उसी के सामने किसी और की ढाल बना हुआ था। धारा के दिल में प्यार और नफरत का ऐसा तूफान उठा कि वह चीख भी न सकी। वह बस पत्थर की मूरत बनी उन्हें देखती रही।
जबकि बचाव दल उन्हें बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। मलबे से निकालने के बाद राज और मल्लिका को तुरंत एम्बुलेंस में डालकर उसी शहर के मुख्य अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड ले जाया गया। राज की हालत नाजुक थी और मल्लिका अब भी गहरे सदमे और बेहोशी में थी। धारा भी उसी एम्बुलेंस के पीछे पीछे आई थी, लेकिन वह एक चलती फिरती लाश की तरह लग रही थी। अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर ओटी के बाहर की गलियारा बहुत ठंडा और शांत था। धारा वहां एक कोने में लकड़ी की बेंच पर बैठी थी। उसकी नजरें सामने लगे उस लाल बल्ब पर टिकी थीं, जो संकेत दे रहा था कि अंदर जिंदगी और मौत की जंग चल रही है। तभी गलियारे के दूसरे छोर से राजलक्ष्मी जी भागती हुई आईं। उनके साथ गौतम और घर के कुछ लोग थे। राजलक्ष्मी जी का बुरा हाल था, उनकी सांसें फूल रही थीं। धारा, मेरा राज कैसा है? क्या कहा डॉक्टरों ने? उन्होंने धारा के पास जाकर उसका कंधा झकझोरते हुए पूछा। धारा ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपनी गर्दन तक नहीं घुमाई। उसकी आंखें बिना पलक झपकाए बस ओटी के दरवाजे को देख रही थीं। उसके चेहरे पर न आंसू थे, न गुस्सा, न डर, सिर्फ एक डरावनी शून्यता थी। राजलक्ष्मी जी ने गौतम की तरफ देखा। गौतम की झुकी हुई आंखें और अस्पताल के स्टाफ की कानाफूसी ने राजलक्ष्मी जी को सब सच बता दिया था। उन्हें पता चल चुका था कि राज किसी फैक्ट्री की आग में नहीं, बल्कि गर्भपात केंद्र के मलबे से निकाला गया है। राजलक्ष्मी जी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। जिस बेटे पर उन्हें नाज था, उसने आज उनके पूरे खानदान के सम्मान को मलबे में मिला दिया था। लेकिन इस वक्त उन्हें राज से ज्यादा धारा की चिंता सता रही थी। धारा बेटा, कुछ तो बोल, मुझ पर चिल्ला, राज को भला बुरा कहो, पर ऐसे चुप मत रहो। राजलक्ष्मी जी ने धारा का हाथ अपने हाथों में लिया। धारा का हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। धारा ने अब भी कोई जवाब नहीं दिया। उसे न तो अपनी सांस की आवाज सुनाई दे रही थी, न ही अस्पताल का शोर। उसके दिमाग में बस एक ही दृश्य घूम रहा था, मलबे के नीचे राज का मल्लिका को अपनी बाहों में समेटे रखना। गौतम ने धीरे से कहा, आंटी, इसे कुछ समय दीजिए। जो इसने देखा है और जो सुना है, उसे सहने की ताकत किसी में नहीं होती। राज ने सिर्फ धोखा नहीं दिया, उसने धारा की आत्मा को मार दिया है। राजलक्ष्मी जी ने रोते हुए धारा का सिर अपने सीने से लगा लिया। मेरी बच्ची, काश मैं तुम्हें इस सच से बचा पाती। मैं उस कुलकलंक को कभी माफ नहीं करूंगी। धारा ने अपनी सास को धक्का नहीं दिया, न ही उनसे लिपटकर रोई। वह बस एक गुड़िया की तरह उनके सीने से लगी रही, लेकिन उसकी नजरें अब भी उसी लाल लाइट पर थीं। वह शायद इंतजार कर रही थी कि वह लाइट कब बुझेगी और कब वह उस आदमी का चेहरा देखेगी जिसने उसे जीते जी शमशान की शांति दे दी थी। दोस्तों, आगे की कहानी जानने के लिए देखना ना भूलें काश तुम बेवफा न होते का अगला भाग। और आज का एपिसोड आपको कैसा लगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। अगर कहानी दिल को छू रही है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द एपिसोड 30 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।